जी, हम इस क्लॉज पे पहुंचे थे 3/1/4 पे। In case when the customer is authorized to purchase the item as the institution's agent, it is obligatory to adopt procedure which would ensure that certain conditions are observed. वो कह रहा है कि in case of dire needs, अगर आप कस्टमर को ही अपना एजेंट बनाना चाह रहे हैं तो ये लाजिम है कि आप ऐसे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करें कि जिसमें कुछ कंडीशंस पूरी हों, कुछ उसकी शराइत है वो पूरी हों। वो शराइत ये नीचे बता रहा है। ए, द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ मस्ट पे द सप्लायर, कि बैंक को चाहिए कि खुद बराह रास्त सप्लायर को पे करे एंड नॉट पे द प्राइस ऑफ द आइटम इनटू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर एज एजेंट वेन एवर पॉसिबल। लाजिम है कि बैंक खुद पे करे सप्लायर को, और ऐसा ना हो कि क्लाइंट के अकाउंट में डाल दें और क्लाइंट के तसर्रुफ में दे दें। तो इसकी इजाजत नहीं है। वे वेन एवर पॉसिबल, बाज दफा ऐसा होता है कि वंस इन अ ब्लू मून, या बाज कस्टमर्स के साथ समटाइम्स होता है कि उनको सप्लायर को पेमेंट कैश में करनी पड़ती है। ऐसा इस तरह के केसेस हमारे यहाँ बैंक में आए हैं कि जहाँ पर कस्टमर सप्लायर ने कहा कि मुझे आप पे ऑर्डर या अकाउंट में ट्रांसफर ना करें बल्कि आप हमें कैश में पेमेंट कर दें। तो खैर अब बहुत अरसे से इस तरह के केसेस नहीं आए, लेकिन काफी लेकिन ये पहले इस तरह के। पर्टिकुलरली शरिया के स्पेशल कंसर्न के बाद ही होता है, ऐसा होता नहीं है ट्रांजेक्शन ऐसे। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली अप्रूव वो ऐसे उसमें होती फिर नहीं है। लाजिम, उसमें फिर देखें इसमें स्टेट बैंक का भी एक सर्कुलर है कि जो ये हम्म। कहता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप अपने शरिया बोर्ड से आप परमिशन लेंगे। और फिर जब ये रिक्वेस्ट आती है हमारे पास तो फिर शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट इसमें हर एंगल से इसको देखता है कि ऐसी क्या नीड पड़ी और क्या ये जो रीजन बता रहे हैं ये जेन्युइन है कि नहीं है, क्या और तरीके हो सकते हैं पॉसिबल तरीके के हम पेमेंट करें। तो इन रेयर केसेस मेरी जिंदगी में भी शायद शरिया कंप्लाइंस की जो मेरी ओवरऑल समझने के उसका तजर्बा है उसमें भी शायद एक आध बार हुआ है कि जहाँ पर इसकी इजाज़त दी गई और उसमें भी हमने बड़ी कड़ी शराइत देकर इनको अलाउ किया था। तो उमूमन ऐसा होता नहीं है। आम केसेस में ज़रूरी है, लाजिम है कि बैंक सप्लायर को डायरेक्टली पे करे। और दूसरी शर्त, द इंस्टीट्यूशन शुड ऑब्टेन फ्रॉम द सप्लायर द डॉक्यूमेंट्स दैट कंफर्म दैट अ सेल हैज टेकन प्लेस। दूसरी शर्त यह है कि आप सप्लायर से बाकायदा डिमांड करें कि आप हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दें कि जिससे ये साबित हो जाए कि ट्रांजैक्शन जेन्युइनली हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सप्लायर और क्लाइंट आपस में मिले हुए हैं और कोई फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन इन्होंने दे दी। इस तरह के भी केसेस होते हैं, फ्रॉड के केसेस होते हैं इस्लामिक बैंक्स में। बहुत वो इसकी मिसालें टेक्निकली मौजूद हैं। ऐसे होता है कि सप्लायर भी वो खुद बन जाता है, एक अदर कंपनी में सप्लायर बना हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सप्लायर उसका फिर अपना दोस्त हो हाँ, और दोस्त या दोस्त। वो टेक्निकली ये तो है, अपनी किसी अदर फैमिली मेंबर के नाम पे कंपनी खोली, उसको सप्लायर बनाया, हम्म। पेमेंट उसको करवाई, और अपने ही पड़े बिल्कुल हुए माल बिल्कुल, को आपने दोबारा मुराबा कर लिया। और समटाइम ऐसी सिचुएशंस हुई भी है, तो हुई हो है जाती है। मार्केट में इसकी मिसालें हैं, लेकिन मैं मौजूद हैं। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, जो ऊपर आईओपी स्टैंडर्ड में कहा गया है ना, जो ऊपर का स्टैंडर्ड जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वो ही राइट वे है वैसे। इस राइट, बिल्कुल को बिल्कुल, इसमें कोई सही दो राय नहीं है। प्रोटेक्ट करने, हाँ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जो असल रूह है वो उसी से प्रोटेक्ट होती है। इसमें तो गड़बड़ हो जाती है अक्सर। बिल्कुल सही बात है, इसमें दो राय नहीं है। देखिए ये कंडीशन वो क्यों बयान कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपको इन डायर नीड कभी क्लाइंट को ही अपना एजेंट बनाना पड़ गया तो ये शराइत आप मद्देनजर रखें। पहली शर्त ये कि आप खुद डायरेक्टली पे करें, आप एजेंट के उसमें ना दें। वैसे तो ऐसा देखिए नॉर्मल वे में तो हो सकता है कि आप एजेंट को ही पैसे दे दें और कह दें कि मेरे लिए खरीद के ले आओ, नॉर्मल केसेस में। ठीक है, नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है और जायज है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप पीछे जो मुवाता करते आ रहे हैं ना, कि पहले से आपने एक सूरत बना ली है जहन में, आप कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। नॉर्मल सूरत हाल में तो आप उसको एजेंट बनाते हैं तो फकत परचेज ही होता है। उसका मकसद ये होता है कि आपके बिहाफ पे परचेज करके लाए। नहीं, वैसे तो हमारा हमारे यहाँ नॉर्मली जो, मकसद नहीं होता कि वो बिल्कुल आप सही परचेज कह रहे करके लाए फिर वो उसको बेच भी दें हमें। हैं। हमारे हमारे यहाँ यहाँ तो नॉर्मली इस आपको तरह पता होता है, नहीं। एजेंसी का मतलब है कि उसने परचेज ही करना है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। एजेंसी का बिल्कुल मेन बिल्कुल मकसद ही यहाँ पे ये है, जबकि बिल्कुल, और वहां पर आप हमारे पैसे भी दे देते हैं, कोई इशू होता नहीं है। पैसे भी दे दें, जबकि हमें स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि इसको बड़े डायर नीड पे आप जो है ना अपॉइंट करें बिल्कुल, एज एजेंट। इसकी वजह है ना, इसकी रीजन है। इसकी रीजन है कि वो आप जो पहले से अंडरस्टैंडिंग करके बैठे हुए हैं कि वो आपसे खरीदेगा भी,
तो ये कहीं ऐसी जिसको कहते हैं ना कि जाहिरी कोई सूरत ना बन जाए, हम्म। हकीकतन मतलब ये ना हो रहा हो, बल्कि एक जाहिरी सूरत बन जाए कि आप फकत तमवील कर रहे हैं, बेसिकली आप फकत उसको एक तरह से कर्ज के लिए गीला कर रहे हैं। उसको उसको लोन चाहिए, अब उसको बेसिकली लोन चाहिए, आपने उसके लिए मुराबा का तरीक़ेकार वज़ा कर लिया। तो इसके सद्देबाब के लिए वो ये बातें कर रहा है। ये जो सेकंड बात है ना, जिसमें वो कह रहा है कि आप लाजमी तौर पर सप्लायर से डॉक्यूमेंट लें। उमूमन एक जंग छिड़ी होती है, आप में से जो अगर रहे और शरिया कंप्लाइंस में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, एक जंग अक्सर इन दो डिपार्टमेंट्स में ये लगी रहती है कि शरिया कंप्लाइंस उनको कहता है कि आप जो कस्टमर है वो लाजमी तौर पर कोई वैलिड प्रूफ जो कि सप्लायर की तरफ से दिया गया हो, जैसे इनवॉइस लाजमी तौर पर हो। वैसे इस पर स्टेट बैंक एक सर्कुलर भी है कि जिसमें उसको इनवॉइस को लाजमी कहा गया है। लेकिन इन केसेस जहां पर इनवॉइसेस नॉर्मली होती नहीं है, इस तरह की भी मार्केट्स हैं जहाँ पे कच्ची पर्ची पे सारा काम हो रहा होता है, या कोई वैलिड कोई चीज नहीं होती, बिल होता है इस तरह नॉर्मल सा एक बिल होता है। तो उस सूरत में फिर स्टेट बैंक ने अलाउ किया कि आप तो इनवॉइस की जगह पर कोई और डॉक्यूमेंट शरिया की अप्रूवल के साथ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक उमूमन जंग छिड़ी होती है कि नहीं, फिर पीडी वो इस बात उसको पर उससे मुझसे से कहता है। वेरीफाई करते हैं। उसको वो वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं शिपमेंट के डॉक्यूमेंट से। शिपमेंट के डॉक्यूमेंट्स उसको क्रॉस चेक करते हैं कि हाँ वाकई ये हुआ था, उस डेट पे कौन से ट्रक में किसके साथ क्या सामान आया था, उसकी बिल्टी की पर्ची। और ये भी बाज़ का शरिया कंप्लाइंस ने हमसे इस पर भी हमसे देखें, रिकॉर्ड। इस पर भी अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। शरिया कंप्लाइंस आपसे ये बिल्टी और ये जो ट्रक रिसीप्ट इस तरह की चीजें वो मांगता है कि आप ये डालें, तो बिजनेस की तरफ से उमूमन एक रेजिस्टेंस ही आती है। बिजनेस कोशिश करता है कि कम से कम डॉक्यूमेंट्स देने पड़े। इसमें तो ये कशमकश मैं रहती है। ये समझता हूँ कि इस प्रोडक्ट को ना जो मार्केट में जो छोटा इस्लामिक बैंकर जिसे कहते हैं छोटे दिमाग का इस्लामिक बैंकर है, वो इसको अल्टरनेट बेचता है एज ए रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस हम्म। प्रोडक्ट तो रनिंग फाइनेंस तो मतलब तो ओपन एंडेड ना। तो वो कहते हैं कि इसको किसी तरह से ओपन हम्म। एंडेड कर दें हम, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन ना हो। जब उसको जिसकी फंड, रिलैक्सेशन दे। हाँ जब रिलैक्सेशन दे और जब उसको फंड चाहिए तो फंड वो यहाँ से ले ले। और वो ज़ाहिर है उसमें चीज़ें बाजू का जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती हैं। जैसे स्टैंडर्ड में तो हम्म। स्टैंडर्ड को तो मैं कहते हैं ना फर्मली मैं बड़ा कन्विंस हुआ कि ये बिल्कुल सही लिखा है। अगर इसकी प्रोडक्ट को चलाना है बिल्कुल तो फिर बिल्कुल ऐसा ही होना बिल्कुल। चाहिए। ये देखना देखें आप जाकर कि स्टेट बैंक ने इसको कैसे अडॉप्ट किया। अगर इसको अगर इसी हालत में अडॉप्ट किया तो फिर तो बैंक्स के लिए बड़ा सर ये चैलेंज है। देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी बिल्कुल देखना आई थिंक पड़ेगा ये इसमें तो। कुछ तब्दीलियों के साथ कबूल किया है, मतलब नॉर्मली रेगुलेटर्स स्टैंडर्ड्स को हमेशा तब्दीलियों के साथ क्योंकि वो देखिए सर, अपनी ये मार्केट उसी से तरह की पहले स्टेटमेंट फीडबैक आ लेते गई जैसे वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन में आया था कि जी आप बिना इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करें और जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसको डे बाय डे जो है ना वो डिक्रीज करें, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट है। उसमें कहीं पे एग्रेसिवली ये नहीं कहा गया कि भाई ये बंद हो जाना चाहिए या ये इसकी टाइमलाइन है या इसको बंद कर दिया जाए। तो ये उसी तरह की स्टेटमेंट हो गई। ये उसी तरह कन्वेंशनल की को। स्टेटमेंट हो गई कि डायर नीड को हमने इंपॉर्टेंट नीड बना लिया हम्म। और अपना वो काम चला लिया। हम्म। हम्म। चले आगे चलते हैं। इट इज obligatory to separate the two liabilities of risk attaching to the purchase item, namely the liability of the institution and the liability of the customer as agent of the institution। वो कह रहे हैं कि दो कैपेसिटीज को या दो रिस्क लाइबिलिटीज को हमें सेपरेट रखना होगा। वो एक लाइबिलिटी हो गई, एक रिस्क हो गया इस बैंक का बतौर ओनर, एंड द लाइबिलिटी ऑफ द कस्टमर एज एन एजेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एजेंट की कैपेसिटी बतौर कस्टमर की कैपेसिटी बतौर एजेंट और बैंक की कैपेसिटी, इन दो में डिफरेंस होना चाहिए। आगे ये बात करेंगे, इससे मजीद वाज़ेह हो जाएगा। दिस इज अचीव बाय हैविंग एन इंटरवल इन बिटवीन इन टाइम बिटवीन द, ये वैसे ये अगेन एक अजीब बात की है कि समझ लेंगे आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि दिस इज अचीव बाय हैविंग एन इंटरवल इन टाइम बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुनारा। वो कह रहा है कि एक टाइम इंटरवल होना चाहिए एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के बाद, के कस्टमर ने बतौर एजेंट आपके लिए एक्वायर किया और परफॉर्म किया उसमें, और एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुराबाहा के दरमियान कोई ना कोई टाइम इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, एज तो इंडिकेटेड इन द कस्टमर्स नोटिस ऑफ जी। ये तो बहुत रिस्की है।
बैंक के जी, लिए। आगे इसको पहले मुकम्मल पढ़ लें, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। As indicated in the customer's notice of performance of the agency contract to acquire the item and offer to purchase the item by mean of मुराबा, वो कह रहा है कि जो कस्टमर की तरफ से एक इंडिकेशन आती है, जिसको अमूमन यहाँ पर पाकिस्तान में डिक्लेरेशन कहते हैं, कि जो कस्टमर की तरफ से एक इंडिकेशन आती है कि मैंने माल बतौर एजेंट आपके खरीद लिया है, as indicated in the customer's notice of performance of the agency contract to acquire the item and offer to purchase the item, और फिर उसी में साथ वो आपको ऑफर टू परचेज भी कर रहा होता है बाय मीन ऑफ मुराबाहा, followed by the institution's notice of its acceptance of the customer's offer to purchase and the execution of the मुराबा सेल कॉन्ट्रैक्ट। वो कहना ये चाह रहा है कि कस्टमर के डिक्लेरेशन में और बैंक के एक्सेप्टेंस में कोई टाइम इंटरवल हो, ये दो कैपेसिटीज तब अलग अलग होंगी कि एक तरफ वो बतौर एजेंट अपनी कारकर्दगी बता रहा है कि मैंने आपके एजेंट के तौर पर आपने जैसा कहा मैंने परचेज कर लिया, और मैं अब आपसे खरीदने के लिए फला प्राइस पर खरीदने के लिए राजी हूँ। और ये जो कह रहे हैं ना, ये अल्फाज इन्होंने अपेंडिक्स ए में दिया भी है, आप सब लोग देखिएगा सेशन के बाद अपेंडिक्स ए में क्या इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है ये इसका डिक्लेरेशन का। वो कह रहा है कि जो कस्टमर का की जो डिक्लेरेशन है और बैंक की तरफ से एक्सेप्टेंस है, इनमें टाइम इंटरवल कुछ होना चाहिए। वो टाइम इंटरवल पता चलेगा अलग अलग डॉक्यूमेंट से, कि ये जो डिक्लेरेशन है ये अलग डॉक्यूमेंट पे हो रहा हो, बैंक की तरफ से एक्सेप्टेंस वो अलग हो रहा हो। तो ये टाइम इंटरवल होना चाहिए, और टाइम इंटरवल अगेन बड़ा एक सब्जेक्टिव मैटर है। टाइम इंटरवल से क्या मुराद, क्या टाइम इंटरवल से मुराद एक दिन है, या इससे मुराद एक घंटा है, या इससे मुराद एक मिनट है, क्या तो मुराद है, टाइम ये भी इंटरवल इन्होंने तो इसको ये हो सकता है, क्लियर नहीं टाइम किया। इंटरवल यहाँ पर तो ये हो सकता है कि आपने कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आपके पास आ गई, फिजिकल पोजीशन आ गई, आपने उसको वेरीफाई कर लिया, गुड्स को वेरीफाई कर दिया, या उस पर कोई ऐसा एक नोट ऐसा आ गया जो मतलब बैंक के एंड से कि जी ठीक है उसने डिक्लेयर किया, मैंने जाके वेरीफाई किया और वहां पे ऑफर हुई। टाइम इंटरवल तो तभी हो सकता है कि आपको आज डिक्लेयर हुआ और आज ही मेरा बैंक की तरफ से या इसकी तरफ से कोई बंदा जाएगा तो कहिए ठीक है जी मैं गुड्स चेक कर लूँ जो मेरे पास एजेंट ने मंगवाई है वो अप्रोप्रिएट है एज पर द इनवाइस और एज पर द कमर्शियल इनवाइस। देन अब हम ऑफर एफर्ट्स कर लें, वो एक अपनी अलग रिपोर्ट बनाए ऑफर एक्सेप्टेंस डिक्लेरेशन के बाद, उसके बाद जो है हम उसको जो है ना वो मुराबा का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करें। इसके अलावा बिल्कुल तो सही, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो फिजिकल इंस्पेक्शन है ये हर केस में हर ट्रांजैक्शन में होती भी नहीं, नहीं, क्योंकि वो बैंक तो अफोर्ड नहीं नहीं कर होती और सकता मैं हर ट्रांजैक्शन बैंक भी निकालना। अफोर्ड नहीं कर सकता और स्टेट बैंक ने भी इजाजत दी हुई है कि आप उसको मतलब हम्म। अच्छा देखिए, फॉरेन से स्टैंडर्ड में मतलब भी ना अभी तक फिजिकल पोजीशन की बात नहीं की, वो आगे बात करेगा वैसे बाय द वे, आप थोड़ा रुक जाएं, वो पोजीशन की भी बात करेगा। लेकिन वो एक्चुअल पोजीशन फिजिकल पोजीशन को वो जरूरी नहीं समझता, वो कहता है सब कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। नबील को समझ में आ जाएगा, अगर कुछ और भी होंगे तो समझ में आए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डिस्कस हो जाए तो मुराबा की ट्रांजेक्शन की ये कि नॉर्मली ये कि इंस्ट्रक्शन यही होती है कि डिक्लेरेशन के फौरन बाद ही जो है वो ऑफर एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। ये हम रिस्क बिल्कुल फौरन से बिल्कुल। ट्रांसफर कर दें, जो मेन कॉज है पीछे के रिस्क ट्रांसफर हो जाना चाहिए हम्म। ताकि बैंक का रिस्क ट्रांसफर हो जाए और जो हमारा एजेंट कह लें या जो हमारा बायर है उसका रिस्क जो है ना उस अच्छा एसेट पे देखिए, खड़ा हो जाए मार्केट में इस और वक्त दो हमारा एक तरह की मुराबा क्रिएट हो प्रैक्टिसेस जाए। राइज है। एक प्रैक्टिस ये है कि जी डिक्लेरेशन अलग होती है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अलग होती है। काफी बैंक्स उसको फॉलो करते हैं, जिसमें क्लाइंट अलग से डिक्लेयर करता है कि आपके गुड्स मैंने बतौर एजेंट खरीद लिए हैं, वो बस बिल्कुल एक ऐसे ही है, डिक्लेरेशन होती है कि आपके गुड्स खरीद लिए। बिल्कुल ऑफर ऐसे ही है, एक्सेप्टेंस के लिए अलग से डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल ऐसे बाज ही है, बैंकों में ये दोनों मर्ज्ड हैं। ये दोनों बिल्कुल मर्ज ऐसे हैं सही इस कह सेंस रहे में कि पहले साथ में क्लाइंट बता भी रहा होता है, साथ में ऑफर टू परचेज भी कर रहा होता है, और बैंक की तरफ से उसी डॉक्यूमेंट पे एक्सेप्ट, यानी तीन चीजें एक साथ पाई जाती हैं। हैं। तो मेरा ये मामला एक्सपीरियंस ये कह रहा है गंभीर कि दो डिफरेंट सेकंड बैंक्स केस में में यही ज्यादा रहा है बनता है। कि दोनों डिफरेंट बैंक्स में ये रहा है, एक में तो ऑफर एक्सेप्ट के साथ ही डिक्लेरेशन हो जाती थी और एक में डिक्लेरेशन पहले अलग और ऑफर एक्सेप्टेंस अलग। हम्म। आइडियल पोजीशन तो ये कि डिक्लेरेशन अलग हो और ये ऑफर एंड अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस एक अलग और हो। भी बहस है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में, ऑफर कौन कर रहा है और एक्सेप्ट कौन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खैर ईजाब व कबूल दोनों तरफे में किसी की तरफ से भी हो सकता है। लेकिन लेकिन बैंक वो में अगेन, बैंक्स में दो प्रैक्टिसेस राइज हैं कि बाज क्या जगहों पर बैंक की तरफ से ऑफर होता है, क्लाइंट एक्सेप्ट जी करता है, जी 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 और ये भी प्रैक्टिस है कि क्लाइंट की तरफ से ऑफर होता है, बैंक एक्सेप्ट करता है। जी।
ठीक है, वो तो खैर तरफेन में से किसी की तरफ से ईजाब हो सकता है, इसमें कोई मुजायका नहीं है, लेकिन असल जो इस स्टैंडर्ड के या इस क्लॉज की रोशनी में अगर आप देखें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी दो ट्रांजेक्शन्स में, मतलब दो कैपेसिटीज में फर्क हो। क्लाइंट बतौर एजेंट उसकी कैपेसिटी में, लायबिलिटी में, और बैंक की लायबिलिटी में फर्क हो, और उसके लिए तरीका उसने ये बताया है क्या कि ये जो डिक्लेरेशन है और बैंक की, कम से कम बैंक की एक्सेप्टेंस अलग हो। अगर आप ये सारी चीजें इकट्ठा आप रखना भी चाहें तो बैंक की तरफ से एक्सेप्टेंस अलग हो, बैंक थोड़ा सा टाइम ले कबूल करने में। ऐसा ना हो कि उधर से कस्टमर ने साइन करके भेज दिया और इधर से कबूल बाद में हो रहा है। खैर, इस पर किस तरह से अमल होता है आपको पता ही है, आप में से जो लोग इस, एसेट्स में इसका काम करते इसका हैं एक या हल जो इसका एक हल क्रेडिट्स में काम इसका करते एक हैं। हल मैंने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया था किसी जगह पर, मैं बता देता हूँ। एक बड़ी बात है लर्निंग की। तो मैंने उसका एक प्रोडक्ट डिजाइन किया था जब मैंने पढ़ा था थोड़ा उसको पुराना, तो हमने एक जगह पे प्रोडक्ट डिजाइन किया था। हमने ये कहा था कि इसको डिजिटली करें। डिजिटली सही। करने में ये जो टाइम लैप्स है ना, वो आपको पता चलेगा। हम्म। किससे सुबह उसने मुझे सुबह कहा कि हम्म। डिक्लेयर किया, मुझे 10 रुपए के लिए गुड्स डिक्लेयर आ गए। मैंने उस ट्रांजेक्शन गो थ्रू किया, फिर मैंने उसको ऑफर की 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद। तो वो एक सही। जो उसका एक क्लॉज भी पूरा हो रहा था, उसमें ये भी हो रहा था कि ठीक है आपने टाइमलेस लिया, उसने ऑफर कर दिया, और उसके बाद फिर आपने जो ना उसने आपको डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद हमने सोच विचार की, हमने देखा हमने क्या करना चाहिए, फिर हमने उसको एक टाइम देके एक अलग सी ट्रांजेक्शन क्रिएट की, क्योंकि उसने अपने एजेंट का काम पूरा किया, गुड्स में डिलीवर कर दिए। देन अब मेरी कॉल होगी कि मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ या वो मुझे कॉल कर रहा है। तो इसी में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि अगर मुझे ही ऑफर करना है तो ऑब्वियसली फिर मैं उसको 2 घंटे बाद भी करूँ, या सेम डे करूँ, या डे एंड में बिल्कुल करूँ। बिल्कुल सही बात है। देखिए, तो डिजिटली ये करने का डिजिटली तो फायदा यही होता है, जी। उसमें टाइम रिकॉर्ड हो जाता है, डेट रिकॉर्ड हो जाता है। अब जी। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, खासतौर पर जो शरिया कंप्लाइंस में है, उनको ज़ाहिर है डील्स बाद में देखनी भी होती है, शरिया ऑडिट में। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारे पास जब हम जाते हैं विजिट पर तो हमारे सामने सिर्फ एक डिक्लेरेशन पड़ा होगा या एक डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, उस पर डेट लिखी होगी, बट वो जी। एक्चुअली उसी डेट में एग्जीक्यूट हुआ है या बाद में एग्जीक्यूट हुआ है, कोई हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसमें हम, हाँ, अगर कभी गलती से वो डेट ही गलत लिख दें या ऑब्वियस ही कोई गलती कर दें कि जिससे हम पकड़ सकें, अदरवाइज सिर्फ डॉक्यूमेंट देखकर तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और हम इससे बढ़ के क्या कर सकते हैं, कोई इसको बल्कि चेक नहीं कर ऑडिट सकता। ऑडिट जो ऑब्जेक्शन लगा रहा था हमारे पास, ऑब्जेक्शन ये था कि सेम डे क्यों नहीं हुआ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। डिक्लेरेशन हम्म। अगर 2 तारीख को आई है तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस 3 को क्यों हुई, सेम डे क्यों नहीं हुआ, बैंक का एक दिन रेस्ट जो रहा, अगर कोई लॉस हो जाता तो इस हाँ, तरह की भी बिल्कुल ऑडिट ऑब्जर्वेशन हमने फेस किए। बिल्कुल, ये ऑडिट रेस कर सकता है इस सेंस में कि जो कंजम्पशन रिस्क है, आप जितना डिले करेंगे कंजम्पशन रिस्क बढ़ जाता है। फिर वहां पर ये देखना पड़ता है कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड कितना है क्लाइंट का, अगर वो होल्डिंग पीरियड के अंदर अंदर है तो बहरहाल खैर ये बहुत एक वसी टॉपिक है कि वहां पर फिर हम जब देखते हैं कि अगर मिनिमम होल्डिंग पीरियड ब्रीच हुआ हुआ है तो फिर तो मसला है, लेकिन अगर वो ब्रीच नहीं हुआ हुआ तो फिर मेरे ख्याल है कि एक दिन का मार्जिन देने में कोई कबात नहीं है। हाँ, जहाँ पर बिल्कुल बाज सूरतों में, बाज इंडस्ट्रीज में होता है कि होल्डिंग पीरियड बिल्कुल जीरो होती है कि इधर से माल आया उधर कंज्यूम हो गया, तो वहां पर फिर आपको फौरन इजाबा कबूल करना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन रिस्क होता है, और कंजम्पशन रिस्क का मतलब ये है कि क्लाइंट ने वो माल इस्तेमाल कर लिया तो बेमादूम की कैफियत आती है, आपने उस चीज की बे कर ली कि जो वो एक्चुअली अब वजूद नहीं रखता, या कस्टमर ऑलरेडी उसको कंज्यूम कर चुका है। तो अगेन ये हर पहलू से फिर शरिया को देखना होता है कि कौन सा पहलू गालिब है। तो ये इंशाल्लाह फिर कभी इस पर डिटेल में बात करते हैं, अभी फिलहाल आगे चलते हैं। 3/1/6 द, ये हो गया था आई थिंक, नहीं, the original principle is that all document contracts concerned with the execution of the sale of the item must be in the name of the institution। वो कह रहा है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इस खरीद के मामले में है वो तमाम के तमाम बैंक के नाम पर हो, एंड नॉट इन दैट ऑफ द कस्टमर, unless the latter acts as the institution's agent in acquiring the item। लेकिन अगर वो कस्टमर एजेंट है आपका तो उसके नाम पर हो सकता है। इसके हवाले से स्टेट बैंक का सर्कुलर भी बड़ा मारूफ है कि जिसमें कहा गया कि सप्लायर की इनवॉइस बैंक के नाम पे कटी हो। हाँ, अगर जहाँ पर ऐसी कोई है ड्यू टू एनी वैलिड रीजन कस्टमर के नाम पर वो है, तो उस रीजन को डॉक्यूमेंट किया जाए। इसीलिए प्रोसेस फ्लोज जब बनते हैं ना, तो उसमें ये लाजमी लिखा जाता है
कि बैंक के नाम पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सर्कुलर बाकायदा ये कहती है कि आप बैंक के नाम पर अगर वो इनवॉइस नहीं है तो कोई वैलिड रीजन आप डॉक्यूमेंट करें और इसकी अप्रूवल शरिया से ली जाए। तो उमूमन प्रोसेस फ्लो में ही ये डालकर इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। अगली क्लॉज में कहते हैं इट इज परमिसिबल एट द टाइम व्हेन द इंस्टीट्यूशन अपॉइंट्स समवन एज इट्स एजेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ द आइटम that the two parties agree to authorize the agent to carry out the acquisition of the item as an agent without disclosing the existence of the agency agreement। क्या कहना चाह रही है? सर यहाँ पे टू पार्टी से क्या मुराद है? It is permissible at the time when the institution appoints someone as its agent। अब वो एजेंट, वो क्लाइंट भी हो सकता है और कोई ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जी बोले। नहीं सही है, ठीक है। बोले शायद कोई। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब मुझे आपसे क्वेश्चन है कि आप खुद वो कर लें आपस में, लेकिन ऑफर एंड एक्सेप्टेड पर सिर्फ लेने के लिए, मतलब उसको देखिए सिंपल वो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि आपने किसी को एजेंट बनाया है, तो एजेंट पर लाजिम नहीं है कि अपने आप को डिस्क्लोज करे कि मैं तो किसी का एजेंट हूँ, मैं उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है। एजेंट जो है वो खुद से भी मामला कर सकता है और वो जो जो पार्टी है जिससे वो मामला कर रहा है वो उसको बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये इस क्लॉज में फकत वो ये कहना चाह रहा है। इसमें गौर करें, इट इज परमिसिबल एट द टाइम व्हेन द इंस्टीट्यूशन अपॉइंट समवन एज इज एजेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ द आइटम, कि अगर बैंक किसी को अपना एजेंट बनाए कोई भी आइटम खरीदने के लिए, दैट द टू पार्टीज एग्री टू ऑथराइज द एजेंट टू कैरी आउट द एक्विजिशन ऑफ द आइटम एज एन एजेंट, कि ये दोनों फरीक से मतलब बैंक और क्लाइंट है, वो सॉरी एजेंट है, कि ये दोनों फरीक अगर इस बात पे एग्री हो जाएं कि एजेंट को एक्विजिशन के लिए मतलब एसेट को खरीदने के लिए एजेंट के तौर पर आप नामजद कर रहे हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एजेंसी एग्रीमेंट, यानी कि आप उसको इजाजत दे रहे हैं कि आप एजेंसी एग्रीमेंट को डिस्क्लोज किए बगैर आप मामला करें। यानी आगे जो बंदा है जिससे आप खरीद रहे हैं उसको ये बताना जरूरी नहीं है कि आप बेसिकली कस्टमर जो है वो एक एजेंट है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, ये बताना उसके लिए जरूरी नहीं है। इन दिस केस द एजेंट विल एक्ट एज प्रिंसिपल इन डीलिंग विद अदर पार्टीज। तो यहाँ पर एजेंट जो है वो बतौर प्रिंसिपल मामला करेगा, वो इस तरह से मामला करेगा जैसे कि वो खुद अपने लिए कर रहा हो जाहिरन, एंड विल अंडरटेक द परचेज डायरेक्टली इन हिज नेम, और वो जो परचेज करे वो अपने नाम पर, वो इनवॉइसेस लेगा अपने नाम पर, कोई ये प्रॉब्लम ये नहीं तो है। ये तो डिमांड है, ये मार्केट में डिमांड भी है। एजेंट कहता है या कस्टमर कहता है कि अगर मैं एजेंट भी हूँ तो इनवाइस मेरे नाम पे हो, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा उसको कि ये जो इनवाइस है मेरी पेड फ्रॉम द बैंक है, ये बैंक खरीद रहा है। वो इस बिल्कुल तरह की डिमांड बिल्कुल। 90% ऐसी डिमांड आती है। वो कहता है मेरे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सप्लायर को नहीं पता होना चाहिए कि मैंने बैंक से 90% नहीं, फाइनेंस। 100%। 100%। हाँ कह हंड्रेड सकते हैं। परसेंट अदनान साहब। हाँ नहीं बिल्कुल, कुछ मैंने लोगों आज को तक इतराज अपनी नहीं लाइफ होता में कि कहीं नहीं पर भी नहीं देखा, कोई इनवॉइस मैंने आज तक नहीं देखी जो बैंक के नाम पे कटी हुई। नहीं नहीं कुछ लोगों को इतराज नहीं होता कि मेरे सप्लायर को पता लगे कि मैंने बैंक फाइनेंस लिया हुआ है। 90% लोगों को इतराज होता है कि मेरे सप्लायर को पता ना हो कि ये जो इनवाइस है इसके पीछे बैंक फाइनेंस है। ये एक अलग स्टोरी है। हम्म, वैसे वो आप हम्म, वाली कंडीशन ठीक है। लेकिन वो कहता है कि इनवाइस मेरे नाम पे और मेरे सप्लायर को पता नहीं चाहिए कि मैंने ये जो इनवाइस है ये बैंक से फाइनेंस हुई हम्म, हुई है। तो वो इसलिए कहता है कि हम्म, इसे इनवाइस भी मेरे नाम पे होनी चाहिए और कोई बैंक इन्वॉल्वमेंट ना हो उसके अंदर किसी भी तरीके से। हम्म, सही है। आखिरी इवन जुमले में देखें, मैं हाउएवर। इवन एक जगह पे जी मैं बता रहा हूँ कि हमें बैंक के कार्ड उतार के स्टॉक वेरीफाई करना पड़ता था। वी आर नॉट अलाउड टू वेयरिंग ए कार्ड्स। बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल, वेरीफाई कर। सीक्रेसी के बड़े मामलात जी होते हैं हाँ। भाई, जी हाँ। ये बड़े इश्यूज होते हैं। और बाज़ जगहों पर क्लाइंट्स ये डिस्क्लोज करना नहीं चाहते और समटाइम्स अपने इनवॉइसेस भी नहीं देते उनको। बहरहाल कभी लंबी कहानी है। However, it is preferable that the agent's role be disclosed। वो कह रहे हैं कि वैसे तो बताना जरूरी नहीं है लेकिन बेहतर ये कि आप बताएं कि आप एजेंट के तौर पे आप अमल कर रहे हैं, यानी अपना एजेंट होना डिस्क्लोज करें, बेहतर है। फिर अगली क्लॉज में एक नई क्लॉज आ गई, हमने टू खत्म कर लिया गालिबन, यानी टू ही थ्री चल रहा था, 3/1 चल रहा था, अब 3/2 आ गया। द इंस्टीट्यूशन टेकिंग पोजेशन ऑफ द एसेट
और गुड्स प्रायर टू इट्स सेल बाय मुराबा, कि मुराबा पर सेल करने से पहले बैंक पोजीशन कैसे लेगा गुड्स की, एसेट्स की। तो ये देख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये हमारा आज का आखिरी क्लॉज होगा, क्योंकि ये काफी लंबी क्लॉज है। लेट्स सी इसमें कितना हम कर पाते हैं। मुझे थोड़ा सा जल्दी भी खत्म करना था ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट्स, तो देखते हैं हम 5-10 मिनट में कितना समेट सकते हैं। तो सर इसको कल पे कर डन, लेते हैं, मसला ये कल पे कर लें। कल ये, क्योंकि ये फिर तीसरा और चौथा इतना बड़ा नहीं है, हम कल इसको कल के सेशन में कल कंप्लीट पे हो कर लें, जाएगा। कल पे कर लें, कोई हाँ इशू कल नहीं। पे कर लेंगे सर। ये चल रहा है 3 काफी लंबा है, 3/2 काफी जी लंबा जी। है। जी हाँ, ये लंबा है। फिर हाँ ये कल 4, पे कर फिर लेंगे उसके सर। बाद ठीक है, ठीक है। कल पे देखते कर हैं लेते कल हैं। भी खत्म होता है कि नहीं होता मुराबा। इंशाल्लाह कल तो हम कोशिश करेंगे कि मुराबा हर हाल में खत्म हो जाए। जी हाँ, ठीक है, चले फिर ठीक है। इंशाल्लाह ठीक है कल मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू जजाक सर। जजाकल्लाह थैंक यू सर। सर, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।